अच्छा, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब किसी भी चीज़ को पढ़ना हो ना, क्या है कि दो लफ्ज़ों में एक चीज़ लिखी हुई है, उसको उल्टा करके ऑफ लगा दो। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गया इसका सिंपल मतलब। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं रिपीटेशन को, रेपिटेशन, सही है ना? कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, इसको वाइब्रेशन भी बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, सही है? स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी, और नॉर्मल ज़बान में जिसको ना फ्रीक्वेंसी का पता है ना फिज़िक्स का पता है, वो रिपीटेशन बोलेगा, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है या कितना ज़्यादा उसका वेटेज है, कितनी बार वो आ रही है हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, ये जो डेटा दिया हुआ है आप लोगों के सवाल में, ये जो शो हो रहा है, इसमें क्या है हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं, सही है? ये हाइट इन सेंटीमीटर्स है 30 स्टूडेंट्स की, जो मेजर करी जा रही है रजिस्ट्रेशन के वक्त, सही है? अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि इस तरह कर लूँ मैं कि यार ये 91 कितनी बार आ रहा है मेरे पास, ये 89 कितनी बार आ रहा है, ये 88 कितनी बार आ रहा है, सही है? एक तरीका तो ये है हमारे पास, जो हमने फ़र्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में जो आप लोगों की हुई थी। ये नॉर्मल वो तरीका है जो एक 4 क्लास का बच्चा भी कर लेगा, कि अगर आप उससे पूछोगे 91 कितनी बार आ रहा है, 89 कितनी बार आ रहा है, 88 कितनी बार आ रहा है। लेकिन क्या होता है हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है? ग्रुप डेटा में ऐसे होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप डेटा के अंदर इसको ग्रुपिंग्स के अंदर लाना पड़ता है, कि यार मैं इसको ग्रुप के अंदर ले जाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये चीज़ 90 से स्टार्ट हो रही है, मिसाल के तौर पे, अभी सवाल नहीं कर रहा मैं, 90 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं 90 से 100 का एक ग्रुप बना लूँ, 100 से 110 का एक ग्रुप बना लूँ, 110 से 120 का एक ग्रुप बना लूँ और ग्रुपिंग्स के अंदर बांट दूँ, सही है? तो ये कहलाएगा ग्रुप डेटा। अच्छा, ये जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ये नॉर्मली या यूजुअली कहना चाहिए, यूजुअली हम लोग ग्रुप डेटा के ऊपर पढ़ेंगे, सही है? ग्रुप डेटा के बगैर अगर पढ़ेंगे तो वो तो बेसिक्स हो जाएगी, जो मैंने बताया 4 क्लास के बच्चे को भी पता है, जो हमने रिवाइज करा था। हम करेंगे ग्रुप डेटा पे काम। अब आ जाओ सवाल पे। अच्छा, सवाल के अंदर जो ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास, जो भी दिया हुआ है हाइट्स का डेटा, उसको सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 1 के डेटा को हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर, सही है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर लेंगे इस डेटा को। अब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैसे करेंगे? सबसे छोटी हाइट देखो इसमें क्या नज़र आ रही है आप लोगों को? सबसे छोटी हाइट इस डेटा के अंदर नज़र आ रही है 87, और 87 कितनी बार लिखा हुआ? 87 2 बार लिखा हुआ, तो हम यहाँ 87 को 2 बार लिख लेते हैं, सही है? उसके बाद कौन सी हाइट नज़र आई हमें? 88। 88 कितनी बार आ रहा है? 88 एक बार आ रहा है, तो एक बार लिख लेंगे, सही है? उसके बाद आ रहा है 89। 89 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 89, सही है? उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? उसके बाद आ रहा है 90। 90 कितनी बार आ रहा है? 90 एक बार आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 91 आ रहा है, 91 और बस 2 बार ही आ रहा है 91, सही है? 91। अच्छा, ये 30 स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहूँगा 10 एक लाइन में लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की और जगह, सही है? 91 आ गया। 91 के बाद 92 देख लेता हूँ मैं, 92 एक और एक ही बार है, 92 आ गया। 92 के बाद 93 अगर कहीं आ रहा है तो देख लेते हैं, 93 कहीं आ रहा है, 94 देख लेते हैं, 94 भी नहीं है, 94 के बाद 95 देख लेते हैं, 95 एक ही बार आ रहा है, तो 95 लिख देते हैं, सही है? अब 95 के बाद 96 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है 96, और 97 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है 97। 98 कितनी बार आ रहा है? 98 आ रहा है 1 और 2 3 बार 98 आ रहा है, 98। अच्छा, 99 कितनी बार आ रहा है? 99 हमारे पास आ रहा है एक ही बार, 2 बार,
99, 99, 100 कितनी बार आ रहा है? 100 आ रहा है 2 बार, सही है। अब 101 पे आ जाओ, 101 1 2 2 बार आ रहा है, सही है। 102 कितनी बार आ रहा है? 102 एक ही बार आ रहा है, तो 102 लिख दिया। 103 कितनी बार आ रहा है? 103 हमारे पास आ रहा है एक बार, तो 103 लिख दिया। 104 कितनी बार आ रहा है? 104 एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, एक दफ़ा भी नहीं लिखा। 105 1 2, 105 2 बार आया, सही है। 106 आया हमारे पास एक बार, 107 हमारे पास आया 2 बार, और 112 हमारे पास आया एक बार, सही है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? 30 हो गए, क्योंकि एक लाइन में मैंने 10 लिखा है तो गिनने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 30 के 30 आ गए हमारे पास। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्टेप नंबर 2 हमारे पास यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है रेंज निकालना है हमें। रेंज कैसे निकालते हैं हम? रेंज निकालते हैं, सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर देंगे, सही है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज निकल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा? 112 माइनस 87, क्या आंसर आया? 25, ये रेंज आ गई, सही है। ये क्या चल रहा है हमारा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका चल रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप निकाल लेते हो ना, तो इसी से काफ़ी सवालात हो जाते हैं हमारे। मीन निकालना, मोड निकालना, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन निकालना, सही है, सब इसी से हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखना है ग्रुप डेटा का। रेंज निकालने के बाद दूसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप हमारे पास है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या कहलाता है? नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करना, या इसी को बोलते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल निकालना। क्लास इंटरवल, अच्छा, क्लास इंटरवल को आप डिनोट करते हो स्मॉल सी से। सी के ऊपर ऐसा वो शक्ल बना देते हैं ताकि पता चले स्मॉल सी है ये। अगर मैं बड़ा सी लिखूंगा तो ऐसा नुक्ता नहीं बनाऊंगा सी के ऊपर, छोटा सा सी लिखना है, छोटा स्मॉल सी, नॉट कैपिटल, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है कि 1 प्लस 3.33 ऑफ 3.33 लॉग एन। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी है। इस सवाल में एन क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 30, तो आप क्या लोगे? 1.33 लॉग 30, सही है। लॉग 30 कैसे निकलेगा? साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा आपका। अच्छा, इसको सिंपल रखते हैं, 1.3 कर लो आप लोग, 1.33 नहीं करो, क्योंकि 1.33 से आंसर में फ़र्क आ जाएगा सबके, तो 1.3 कर लेते हैं इसको। तो अब क्या करो आप लोग, 3.33 बोलना चाह रहा हूँ मैं, 3.33 लॉग 30 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.4771, सही है, 1.4771। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 5.87443, सही है। 5.87 को आप क्या अज्यूम करो? 6 अज्यूम करो, और आखिर में लिख दो अप्रॉक्सीमेटली, सही है। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप, तीसरा हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द विड्थ ऑफ द क्लास। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 बोल देते हैं इसको, स्टेप नंबर 3 तक हो चुका ना। विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, ऑफ क्लास कर देते हैं बस इसको।
विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल को आप डिनोट करते हो स्मॉल एच से, सही है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज क्या है हमारे पास, सबसे जो बड़ी वैल्यू हमारे पास आई थी उसको सबसे छोटी वैल्यू से माइनस किया था। यहाँ पर 112 माइनस 87, हमारे पास रेंज आई थी 25, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 25। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब कितनी है क्लासेस आई, यहाँ पर 6 क्लासेस आई, तो 25 को आप डिवाइड कर दो 6 से। 25 को डिवाइड करोगे 6 से तो आंसर क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6 4.1 और फिर आपका बचेगा 40 में से 6 6 ज़ा 36 4.16 और फिर 40 बचेगा 4.166 और फिर मतलब 4.1667 कर दो उसको ताकि ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब क्या है 4.1667 है, लेकिन हमें रेंज लेनी पड़ती है राउंड ऑफ नंबर में। अगर हम 4 ले लेंगे ना रेंज, तो हमें हमारे लिए करना काम मुश्किल हो जाएगा। तो 5 ले लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लिख दोगे तो काम करना आसान हो जाएगा। क्यों, वो मैं आगे बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए अगर आप 5 ले रहे हो, अब क्या होगा हमारे पास, पहला कॉलम हमारे पास आ गया क्लास लिमिट्स का। क्लास लिमिट कहते हैं कि कहाँ से क्लास शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। लिमिट क्या कहलाती है, एक चीज़ की लिमिट बताती है बाउंड्री। अब क्लास लिमिट अगर आप शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 86 सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा, 87। लेकिन अगर हम 87 पे 5 प्लस करेंगे 92 आएगा, हमारे लिए क्लास लिमिट बनाना मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 86 से लेके 90 तक बना देंगे, दूसरी लिमिट 91 से लेके 95 तक बना देंगे, सही है, 5 5 का। अब आप ये देखो कि 90 माइनस 86 तो 4 होता है, लेकिन अगर मैं लिमिट की बात करूँ 86, 87, 88, 89, 100, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 5 ऑब्जर्वेशन आ गई इस लिमिट के अंदर। डेट्स वाई वी हैव टेकन 5 कि यार हमारे लिए आसानी हो जाएगी, सही है। हाँ, अगर यहाँ 3 पॉइंट समथिंग आता तो फिर मैं 5 नहीं लेता, लेकिन अगर मेरे पास 4.001 भी आता ना, 4.0 भी आता तो मैं कहता कि यार 5 अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। यहाँ मैं लिख देता बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, क्योंकि देखो हमें तो एक स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक रिज़ल्ट तक पहुंचने का तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो एन वही आनी है जो हमारी प्रिडिक्शन है, लेकिन हम एक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमारा क्या है, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, तो हमारे लिए 5 लेना कन्वीनियंट था, तो इसलिए हमने 5 ले लिया, सही है। 96 टू 100, 101 टू 105। अच्छा, इसके लिए ये वाला टेबल आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। ये जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया है ना, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये है क्या हमारे पास, सही है, क्योंकि 105 आखिरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन जारी है 112 तक जारी है ये, तो इस हिसाब से बना लेंगे हम। 106 से लेके 110, 111 से लेके 115, बस 115 में हमारी 112 भी आ गया, तो ये बहुत है। अब आप देख लो 86 से लेके 90 तक हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं इसके अंदर, 1 2
3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो अब आप क्या करो, आप लिख दो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 6 है। सही है। अब आ जाओ 91 से लेके 95 तक, 1 2 3 4 4 है। सही है। इसी तरह आ जाओ आप 96 से लेके 96 से लेके 100 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गए हमारे पास 100 की। सही है। 101 से लेके 105 तक, 1 2 3 4 5 6 आ गए हमारे पास। 106 से लेके 110 तक, 106 से लेके 110 तक हमारे पास आ गई। 1 2 3 4 4 आ गई, नहीं 3 आ गई। 112 है वो। अच्छा 112 की कितनी है, 1 है, बस 1 आ गई। सही है। फ्रीक्वेंसी ये बन गई। तो ये क्या बन गया, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, कि हमने ये देख लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा एक और चीज़ होती है इसके अंदर, कभी कभी क्या होता है ऑब्जर्वेशन में आप काउंट नहीं कर सकते कितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने काउंट करी तो आपका डेटा गलत हो सकता है। इसके लिए एक चीज़ है टैली। टैली क्या है कि टैली ये करता है जैसे जैसे आप काउंट करते रहो वैसे वैसे आप एक लाइन लगाते रहो। यानी अगर मैं 6 ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ ताकि साइड से आप लोगों को भी नज़र आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, 87 अच्छा 2 बार आ रहा है, 2 लाइनें लगा दी मैंने। सही है। टैली बना रहा हूँ अब मैं 88, एक सेकेंड, ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा इसलिए इसको यूँ करके भी फोल्ड कर लेता हूँ। 88 एक लाइन, 3 लाइनें बना दी। 89 सही है, 2 लाइनें बनानी है, लेकिन 4 के बाद मैं एक लाइन यूँ खींचूंगा तो ये 5 हो गई हमारे पास। 5 की टैली हो गई और एक लाइन और बनाएंगे 6। तो टैली करने का ये तरीका होता है। टैली ये पेपर में आ भी सकता है आप लोगों के, कि पेपर में टैली भी बनाओ फ्रीक्वेंसी भी बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर टैली भी आता है। अब 4 है, 4 लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4। 10 लिखने का तरीका क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 ऐसे लिखूंगा और एक लाइन बना दूंगा 5, 1 2 3 4 ऐसे 5। सही है। 6 लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर एक लाइन डाली, 5 बन गया, और ये 6 छठी एंट्री ऐसे कर दी मैंने 6 की। तो इस तरह टैली बनती है। 106 से लेके 110, 106 से लेके 110, ये हमारे पास 3 एंट्रीज आ रही हैं, 1 2 3, एक ही है। इस तरह करके टैली के अंदर करना है। अब एक चीज़ होती है इसके अंदर, क्लास लिमिट्स के बाद क्लास बाउंड्री। अच्छा क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या करती है, क्लास बाउंड्री ये करती है, अच्छा इसमें सवाल के अंदर एक चीज़ नोट करने की ये है कि कॉलम्स मुझे भी नहीं पता होता कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सवाल आपको कहाँ तक लेके जाना है। अगर मैं पहले से 4 कॉलम बना दूंगा तो हो सकता है सवाल 3 कॉलम में ख़त्म हो जाए, 1 कॉलम ज़ाया हो जाएगा मेरा बिला वजह, पेपर भी ख़राब करेगा। दूसरी बात ये, अगर मैंने 3 कॉलम बना दिए, चौथी कॉलम में कोई काम करना हो फिर उसकी स्पेस नहीं बचेगी। तो काम उतना करे आदमी जितना उसको पता हो कि क्या क्या करना है एंड में, ताकि कॉलम यूं यूं चलता रहे। अब मेरे पास तो पेपर बड़ा नैरो सा है तो इसलिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ, वरना ऐसा हो सकता है कि ये सवाल आगे तक जाए। इसी में मैं सवाल के अंदर हो सकता है आगे दे दूँ मीन निकालो, फिर इसी के आगे बोल दूँ मीडियन निकालो, मोड निकालो, या इसी के आगे दे दूँ मीन डेविएशन और मोड निकालो, तो ये कॉलम बढ़ा जाएगा। हो सकता है कि आपको कॉपी को हॉरिजॉन्टली रखना पड़े, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली काम करना पड़े कॉपी को, इस तरह रख के, पेपर को इस तरह करके। इतना बड़ा सवाल भी बन सकता है ये। सही है। अब क्लास बाउंड्री हमारे पास कैसे आएगी, बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री ये होती है जैसे कोई भी मुल्क है, मिसाल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है। सही है। पाकिस्तान के बराबर में ये आ गया इंडिया। अब बाउंड्री तो कॉमन होती है ना, जो भी चीज़ आपस में, जो भी मुल्क हो, जो भी बाउंड्री हो, वो आपस में 2 चीज़ों की कॉमन होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्लास लिमिट के अंदर देख रहे हैं ये 90 और 91 ये कॉमन नहीं है आपस में। 90 और 91 कॉमन नहीं है। कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है हमारे पास 86, उससे हम 0.5 कम कर देंगे। 86 को क्या कर देंगे 85.5। अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस कर देंगे, 90.5 कर देंगे इसको।
अब इसमें भी यही करेंगे, 91 वाले को 90.5 लिख देंगे, 0.5 लेस कर देंगे, और 95 वाले को 95.5 लिख देंगे। फिर आगे चलते रहेंगे, 96 वाले को 95.5 लिख दिया, 100 वाले को 100.5 लिख दिया, 101 वाले को 100.5 लिख दिया, 105 वाले को 105.5 लिख दिया, 106 वाले को 105.5 लिख दिया, और 110 वाले को 110.5 लिख दिया, 111 वाली लिमिट को 110.5 लिख दिया, और 115 वाले को 115.5 लिख दिया। अब आप ये देखो, ये जितनी भी बाउंड्रीज है, यहाँ पे भी 90.5 आया, यहाँ पे भी 100.5 आया, यहाँ पे भी, ये मैच कर रही हैं। बाउंड्री क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो हमने इसको क्या कहा, क्लास की बाउंड्री का ये बनानी क्यों ज़रूरी है हमारे पास? ये बनानी इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी कभी क्या होता है, जो रिज़ल्ट आता है हमारा, जो रिज़ल्ट आता है वो ऐसा आता है, वो नंबर ना इसमें आ रहा होता है ना इसमें आ रहा होता है, इसके बीच में कहीं आ रहा होता है। अगर डेटा के अंदर हमने बाउंड्री नहीं बनाई तो वो ऑब्जर्वेशन मिस होने का चांस हो जाता है। मिसाल के तौर पे अभी तो ऐसा हुआ कि सारी ऑब्जर्वेशन हमारी डेसिमल में थी ही नहीं, सारी ऑब्जर्वेशन हमारी होल नंबर में थी, नेचुरल नंबर में थी। तो 90 आ गया, 91 आ गया, लेकिन कभी ऐसा हो 90.5 आ जाए, फिर क्या करोगे आप? फिर इसलिए क्लास बाउंड्री बनाना ज़रूरी होती है, सही है, ताकि कोई ऑब्जर्वेशन आपसे मिस ना हो जाए। क्लास बाउंड्री तक हो गया, सही है। हमारे पास क्लास बाउंड्री के बाद अब हमारे पास एक चीज़ आ गई कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 30 हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी का आप देखो, जो टोटल आएगा ना वो भी 30 आएगा। 6 और 4 10, 10 20, 20 और 6 26, और ये 30 आ गया। अब एक चीज़ होती है हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, RF स्मॉल में लिखना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि 30 में से जो 6 है वो कितना अब इकट्ठा कर रहा है, कितना रेलेवेंट है। ये 6 फ्रीक्वेंसी कितनी रेलेवेंट है टोटल फ्रीक्वेंसी की? तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 6 डिवाइडेड बाय 30, सही है। ये आ गई रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 6 डिवाइडेड बाय 30 क्या बनेगा हमारे पास? 0.2 बनेगा। इस तरह भी लिख सकते हो, सही है। 4 डिवाइडेड बाय 30 ये क्या आ गई हमारे पास? रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी आ गई कि 4 डिवाइडेड बाय 30 रेलेवेंट है, पूरा रेलेवेंट नहीं है। 4 डिवाइडेड बाय 30 है रेलेवेंट, 4 आउट ऑफ 30, सही है, 1.33। इसी तरह आगे चलते हैं, 10 बाय 30, 10 बाय 30 क्या होता है हमारे पास? 0.33। इसी के आगे चलते हैं हम 6 बाय 30, 6 बाय 30 ऊपर भी 0.2 आ रहा, तो यहाँ पर भी 0.2 आएगा। 3 बाय 30, 3.30 जो होता है वो 0.1 होता है, 0.1, सही है। और 1 बाय 30, 1 बाय 30 हमारे पास क्या होता है? 1 बाय 30, 30 में से 1, तो 0.33, 0.3333 आएगा, 3.33 लिख दिया, 0.033। अच्छा, ये रेलेवेंट है। अब अगर आप इनका टोटल करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 30 बाय 30, या इधर का टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, सही है। यानी रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आता है, सही है। वैसे भी किसी चीज़ का अगर आप किसी चीज़ का प्रोपोर्शन निकाल के उसका टोटल करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। तो रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आता है हमेशा। ये कहलाता है आपका पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसका कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।